कल मैंने क्या बताया था भाई, जो लोग कल मौजूद थे, कल शाम को क्या बताया था कि न्यूटन के अकॉर्डिंग जो रेट ऑफ कूलिंग है वो किसके प्रोपोर्शनल है? टेम्परेचर डिफरेंस। टेम्परेचर डिफरेंस। टेम्परेचर डिफरेंस। कुछ बच्चों ने मुझे मैसेज किया था कि हम लोगों ने सर बाद में रिकॉर्डिंग देखी है, कुछ बच्चों ने मुझे मैसेज किया था, तो वो लोग भी देख ले बेटा, क्या बोलते हो? तो न्यूटन के अकॉर्डिंग रेट ऑफ कूलिंग टेम्परेचर डिफरेंस के प्रोपोर्शनल है। हमने क्या बोला था, जितना ज्यादा बॉडी और सराउंडिंग का टेम्परेचर डिफरेंस होगा उतनी ही ज्यादा रेट ऑफ कूलिंग होगी। ये प्रोपोर्शनलिटी इस चैप्टर में सीख लो अच्छे से। प्रोपोर्शनलिटी, जितनी ज्यादा रेट ऑफ कूलिंग होगी उतनी जल्दी क्या होगा वो? ठंडा। ठंडा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक तो आपको बात मैंने कल समझा दी थी। अब देखो कंपैरिजन ही करेंगे तो मजा आता है। क्या इसने ये लॉ दिया था, इसने इस लॉ को ऐसा मॉडिफाई किया, उसने इस लॉ को ऐसा मॉडिफाई, जैसे मैंने कल के लेक्चर में और बताया था, कंपैरिजन बिटवीन डिफरेंस एंड कंपैरिजन बिटवीन आर एच एंड आर सी। अच्छा, क्यूब और कुछ बच्चों ने मुझसे पूछा था, क्यूब और स्फीयर में किसका सरफेस एरिया ज्यादा होता है? सर स्पीयर। यस सर। क्यूब में होगा ना। अब वैसे तो सर क्यूब। 10th क्लास में एक चैप्टर पढ़ा है, मेंसुरेशन। 10th क्लास में चैप्टर आता था मेंसुरेशन 1 और मेंसुरेशन 2, है ना? अब मुझे नहीं पता आप लोगों को कितना याद है, पर याद हो नहीं हो वो तो ठीक है, बात की बात है। बेटा तुम खुद सोचो ना, क्यूब में कितने फेसेस होते हैं? क्यूब में तो 6 फेस होते हैं ना बेटा, और ये स्फीयर है। तो क्यूब में चूंकि 6 फेसेस होते हैं, आप प्रूफ भी कर सकते हो। कल एक बच्चे ने, किसी ने मुझे प्रूफ करके भेजा, मुझे बहुत अच्छा लगा था। कौन थी वो बच्ची? शायद ऐश्वर्या। ऐश्वर्या नहीं, मतलब मुझे अच्छा लगा आप लोग आपका मैथमेटिक्स। तो क्यूब और स्फीयर की बेटा बात करें तो सुनो ना, क्यूब में 6 फेसेस होते हैं, और जो स्फीयर होता है वो आपका कैसा रहता है? गोल रहता है। तो क्यूब और स्फीयर में जो क्यूब होता है उसका सरफेस एरिया ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू स्फीयर। इसको ध्यान रखिएगा आगे, ठीक है बेटा? जो लोग स्फीयर बोल रहे हैं वो इसको ध्यान रखिएगा। तो रेट ऑफ कूलिंग किसकी ज्यादा होगी? क्यूब की ज्यादा होगी। क्यूब की ज्यादा होगी बेटा। रेट ऑफ कूलिंग किसके प्रोपोर्शनल थी? सरफेस एरिया की प्रोपोर्शनल थी ना, कल बताया था। सर आपने यस स्फीयर का सर। एरिया बढ़ा दिया, क्या लिखा? तो आपने ए एक्स ग्रेटर देन ए सी लिखा। अरे यार, मैं बोल, शब्दों पे ध्यान दो गुरु, शब्दों पे ध्यान दो। तो क्यूब का सरफेस एरिया क्या होता है? ज्यादा होता है स्फीयर की तुलना में। तो क्यूब की रेट ऑफ कूलिंग भी क्या होगी? ज्यादा होगी। बात सही है क्या? यस सर। यस सर। और मेंसुरेशन से आप चाहो, मतलब देखो, थोड़ा अपने को अपना काम किया, अपने को दिमाग चालू करना है। पढ़ाना नहीं पढ़ाना एक तो वो एक बहाना है सिर्फ। आप लोगों का आईक्यू डेवलप करना है। एक बार आईक्यू डेवलप हो जाएगा तो मेरे को दिक्कत नहीं आएगी, फिर मैं फटाफट पढ़ा दूंगा, आप लोग खुद ही सॉल्व कर लोगे क्वेश्चन और खुद ही बनाने लग जाओगे। वो सब स्पॉन्टेनियस हो जाता है। आप लोग चाहो तो उसको प्रूव भी करना। क्या दोनों के मास सेम है? तो मास ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू मास ऑफ क्या बच्चों? क्यूब। कर सकते हैं, क्या दिक्कत है? मास को क्या लिख सकते हैं? मास को क्या लिख सकते हैं? डेंसिटी ऑफ स्फीयर इंटू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, दैट इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ क्यूब इंटू वॉल्यूम ऑफ क्यूब। लिख सकते हैं क्या मास को? वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। यस सर। यस सर। ऐसे खुद प्रूफ करो, थोड़ा सा मैथमेटिक्स अच्छा करो। हालांकि याद रख लिया आपने, ठीक है, बट मैं आपको बता रहा हूँ ऐसे खुद प्रूफ करो। तो चूंकि दोनों के मास सेम है बच्चों, तो मास को लिख सकते हैं वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। दोनों की वॉल्यूम इंटू डेंसिटी का प्रोडक्ट भी सेम होगा। अगर मटेरियल सेम है तो दोनों की डेंसिटी भी सेम होगी। सही है? तो मतलब दोनों वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूब होगा अगर दोनों के मास सेम। बस वॉल्यूम लिख सकते हो और चेक कर लो कौन सी वैल्यू ज्यादा होगी, कौन सी वैल्यू कम होगी। अगर करना हो तो मतलब इस तरह से कर सकते हैं, बाकी करना मत, आप लोगों की इच्छा है। मैं तो आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे अपने को प्रूफ नहीं करना। अपने को तो 10th क्लास में जो अपन ने पढ़े थे मेंसुरेशन में, वो रिजल्ट को डायरेक्टली यूज करना है। ठीक है, चलिए। तो अब वक्त आता है कंपैरिजन का। जैसे मैंने कल क्या बताया था बच्चों, कि अब इसको रिवाइज करेंगे एक बार हम लोग, कि आर एच और आरसी में क्या अंतर होता है? दोनों लगभग सेम ही होता है, बट थोड़ा सा फर्क क्या है? आर एच मतलब क्या था? रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट। तो रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट मास और स्पेसिफिक हीट पे डिपेंड नहीं करती, ठीक है, यही बताया था। बट जो यस रेट सर। ऑफ कूलिंग है वो किस पे डिपेंड करती है? बाकी सब पे तो करती है, साथ साथ किस पे करती है? मास और स्पेसिफिक हीट स्पेसिफिक। पे भी करती है। सहमत हो? तो ये कंपैरिजन किसके बीच का था? आर एच और
आरसी के बीच का था। अब कंपैरिजन किसके बीच का होगा, ध्यान से देखना। सो इट इज द कंपैरिजन बिटवीन, अब देखो हमारे पास दो लॉ ऑफ कूलिंग हो गई। दो लॉ ऑफ कूलिंग कौन सी हो गई, स्टीफंस लॉ ऑफ कूलिंग हो गई, और दूसरी जो कल मैंने पढ़ाई थी, कल स्टीफंस और न्यूटन दोनों बताई थी, और कौन सी हो गई, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। कंपैरिजन को ध्यान से देखना। सो इट इज द कंपैरिजन बिटवीन स्टीफंस लॉ ऑफ कूलिंग एंड न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। बेटा मैंने कल और परसों रेट ऑफ कूलिंग का फॉर्मूला क्या बताया था, स्टीफंस के अकॉर्डिंग क्या बताया था, बड़ा वाला क्या था, ये था E sigma A upon mc delta T into T raised to power 4 minus temperature of surrounding. Yes to the power 4. ये सब, ये किसके अकॉर्डिंग है बच्चों, दिस इज अकॉर्डिंग टू द Stephen's law. स्टीफन। पावर 4 आती मतलब कौन सा law है? ऐसा ध्यान, पावर 4 आती मतलब कौन सा लॉ है, स्टीफंस लॉ। सो दिस इज द रेट ऑफ कूलिंग अकॉर्डिंग टू स्टीफंस लॉ। और न्यूटन्स लॉ के हिसाब से कल जाते जाते क्या बताया था, रेट ऑफ कूलिंग इज प्रोपोर्शनल टू कितना, Temperature difference. Temperature difference. क्या ऐसा लिख दो, टी टू द पावर 1 माइनस टी एस टू द पावर 1, एक ही बात है क्या। Yes, sir. Yes, sir. अब देखो बेटा, अब ये जब दोनों फॉर्मूले आप लोग सामने लिखोगे, ध्यान से सुनना, अब जब दोनों फॉर्मूले साथ में लिखोगे तो कंपैरिजन करना समझना चाहिए। ये वाली रेट ऑफ कूलिंग भाई हमने स्टीफन से बनाई थी, ये वाली रेट ऑफ कूलिंग न्यूटन की है। तो दोनों में मूलभूत कंपैरिजन समझ में अगर आई है तो ठीक है, ई सिग्मा एम सी हम तो इस पे चर्चा कर चुके हैं। अगर मूलभूत फर्क देखूं तो क्या जो स्टीफंस के अकॉर्डिंग रेट ऑफ कूलिंग है ये फोर्थ पावर ऑफ डिफरेंस के प्रोपोर्शनल होती है। अंग्रेजी में सुनना, तो फोर्थ पावर ऑफ डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर बिटवीन बॉडी एंड सराउंडिंग, मतलब टेम्परेचर की पावर 4 माइनस सराउंडिंग की पावर 4। पावर कौन सी है यहाँ पर, फोर्थ पावर है ना। यस सर। यस और सर। और न्यूटन के अकॉर्डिंग अगर रेट ऑफ कूलिंग देखी जाए तो यहाँ पर सिर्फ फर्स्ट पावर, टेम्परेचर की पावर 1 माइनस सराउंडिंग की पावर 1। क्या मूलभूत यही अंतर दिख रहा है, बाकी तो ये सब भी कांस्टेंट मान लो यहाँ, और ये भी कांस्टेंट, तो ऐसा कंपेयर हो जाएगा। तो अगर सिर्फ टेम्परेचर के टर्म्स में बात करो तो कंपैरिजन क्या है बच्चों, कंपैरिजन क्या है कि अकॉर्डिंग टू द स्टीफंस लॉ, ऐसा कह सकता हूं, अकॉर्डिंग टू द स्टीफंस लॉ जो रेट ऑफ कूलिंग है, अगर बाकी सबको कांस्टेंट मान लूं तो प्रोपोर्शनल है किसके, टेम्परेचर की पावर 4 माइनस सराउंडिंग की पावर 4। और अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स लॉ इट इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर की पावर 1 माइनस सराउंडिंग की पावर। समझ में, दिस इज द बेसिक कंपैरिजन बिटवीन कौन कौन से लॉ, स्टीफंस लॉ Stephen's ऑफ law and कूलिंग Newton's law of cooling. एंड न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। तो ये बात ध्यान रखना कि दोनों ही फॉर्मूले रेट ऑफ कूलिंग का जिक्र करते हैं और दोनों ही फॉर्मूलों में फर्क भी है। ये वाली चीज को फिर कहूंगा, अभी जब कंपैरिजन करेंगे तो इन दोनों को कांस्टेंट कांस्टेंट मान लो, यहाँ पे सिर्फ टेम्परेचर के टर्म्स में देखिएगा। तो यहाँ टी टू द पावर 4 के प्रोपोर्शनल होता है और यहाँ टी टू द पावर 1 माइनस टी एस टू द पावर 1 के प्रोपोर्शनल। अब सवाल आपके मन में एक आ रहा होगा कि सर अब तो आपने दो दो फॉर्मूले बता दिए, अगर क्वेश्चन में ये नहीं बोला कि कौन सा लॉ लगाना है तो कैसे लगाएंगे। जैसे आप लोग नॉर्मली सवाल पूछते हो ना कि हमको कैसे पता चलेगा कि कौन सा फॉर्मूला लगाना है, तो इसका जिक्र बेटा मैं ये करना चाहता हूँ कि कौन सा लॉ लगाना है, स्टीफंस लॉ ऑफ कूलिंग से रेट ऑफ कूलिंग निकालें या न्यूटन से रेट ऑफ कूलिंग निकालें। तो इसको एक नोट में जिक्र करना चाहूंगा मैं। नोट जरा एक बार आप लोग ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से क्या बोल रहा हूं। इफ द टेम्परेचर डिफरेंस, इफ, ये इसका मतलब क्या है, इफ द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन बॉडी एंड सराउंडिंग इज ग्रेटर देन 35 और ऐसा 40 डिग्री सेल्सियस, सेल्सियस है केल्विन डिफरेंस है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेल्सियस ले लो इसे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ध्यान सुनना, इफ द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन बॉडी and the surrounding is greater than
35 और 40, ऐसे कोई फिक्स रेंज नहीं है, एक मोटा मोटा अंदाजन अगर अपन बात करें तो अगर बॉडी और सराउंडिंग के बीच अगर बॉडी और सराउंडिंग के बीच टेम्परेचर डिफरेंस 35-35 डिग्री से ज्यादा है, तो उस केस में कौन सा लॉ लगा सकते हो? उस केस में आप स्टीफन्स लॉ, थ्योरी है, ध्यान से सुनना। और अगर टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन बॉडी एंड सराउंडिंग इज लेस देन इक्वल टू 35 डिग्री सेल्सियस, मतलब 35 डिग्री से कम हो बच्चों या 35 डिग्री तक हो, तो उस केस में न्यूटन्स लॉ लगा सकते हैं। वैसे तो न्यूमेरिकल में ज्यादातर नीट के न्यूमेरिकल में तो बोल ही देते हैं कि कौन से लॉ के अकॉर्डिंग निकालना है, बट यहाँ पर आप इस बात को समझ लीजिए। अब क्वेश्चन के टाइप को मैं कैसे डिफरेंशिएट करूंगा देखिएगा। तो मैंने बच्चों कल और परसों के लेक्चर में क्वेश्चंस को कैसे बताए थे, ये वाले क्वेश्चंस कैसे बताए थे मैंने, जो बताए थे कल होमवर्क दिए थे, ये वाले, ये किस पे बेस्ड थे? डिस्क को, सॉलिड को, 2D को, 3D को, ये वाले सब थ्योरेटिकल किस पे बेस्ड थे? स्टीफन्स लॉ Stephen's ऑफ law. कूलिंग पे बेस्ड थे। तो टाइप ऑफ क्वेश्चन को मैं चाहूंगा आप लोग टाइप ऑफ क्वेश्चन को अलग करना। ये वाले टाइप के जो क्वेश्चन आएंगे ना कि कौन जल्दी ठंडा होगा, कौन धीरे ठंडा होगा, कौन ज्यादा रेट ऑफ हीट लॉस करेगा, तो ये क्वेश्चन कंपैरिजन बिटवीन RH और RC के, ये किसके क्वेश्चन है? RH और RC के कंपैरिजन के बीच में, मतलब ये स्टीफन्स लॉ पर बेस्ड है। इट इज बेस्ड ऑन द स्टीफन्स लॉ ऑफ कूलिंग, ध्यान रखना। तो जो कल कराए थे और जो परसों कराए थे, ये दोनों की दोनों स्टीफन्स लॉ ऑफ कूलिंग पर बेस्ड है। और अभी जो मैं पढ़ाऊंगा ये इन दोनों के कंपैरिजन की बात करूंगा। तो कंपैरिजन में ध्यान रखिए, वैसे तो आप लोगों को नीट में ये वाले बात नहीं मिलेगी बुक में लिखी हुई, नॉर्मली वो लोग न्यूटन्स लॉ का डायरेक्टली फॉर्मूला लिख देते हैं, बट ये कंपैरिजन हो सकता है शायद कभी अच्छा क्वेश्चन आपके एग्जाम में है, तो ये कंपैरिजन आपको काम आएगा। तो ध्यान रखना, अगर कोई आपसे पूछे कि स्टीफन्स लगाना है, न्यूटन्स लगाना है और ये नहीं दिया है, तो हम कैसे पहचानेंगे? तो टेम्परेचर डिफरेंस के आप लोग पहचान सकते हो, टेम्परेचर डिफरेंस से आप लोग पहचान सकते हो। अगर टेम्परेचर डिफरेंस बहुत ज्यादा है, और बहुत ज्यादा मतलब कितना ज्यादा, अगर 35 डिग्री से ज्यादा है तो स्टीफन्स लॉ, अगर 35 डिग्री या 35 डिग्री से कम है तो न्यूटन्स लॉ। अब क्वेश्चन कैसा बनेगा ना, क्वेश्चन ध्यान से देखना, एक क्वेश्चन करूंगा इस पे कंपैरिजन पे, समझ में आ जाएगी बात। सर हम्म अबे ये क्या स्वच्छ भारत का इरादा, बोलो भाई, रुको तो सही, हाँ बोलो, जल्दी बोलो, चलो पहले कुछ बोलना चाह रहे हो तो बोल लो, फिर मैं आगे बढ़ाऊं। सर फिर न्यूटन लॉ के लिए टी की पावर 4 लेना पड़ेगा। नहीं, अबे वो यही तो मैंने बताया था, स्टीफन्स लॉ में टी टू दी, लिखा है वहाँ पे। अरे नहीं यार, तुम लोग कभी कभी कोई बात बुरा मान जाते हो मेरी यार। मैं तो देखता हूँ कि आप लोग मेरे नोट्स पर ध्यान दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो। आप सही है? हाँ सर। नहीं सर, डिफरेंस निकालने स्टीफेंस लॉ का तो टी की पावर 4 है ना, हाँ तो हाँ, वैसे करके स्टीफन्स लॉ, निकालना है। हाँ स्टीफन्स लॉ में टी टू दी पावर 4 माइनस टी एस टू दी पावर 4 आता है, और न्यूटन्स लॉ में सिर्फ टी की पावर 1 माइनस टी एस की पावर 1। अभी आप मैं कंपैरिजन कराऊंगा तो क्वेश्चन समझ में आ जाए, ठीक? क्वेश्चन देखना अच्छे से, अच्छे से क्वेश्चन देखना, अच्छे से क्वेश्चन देखना ना। टू स्फीयर्स ए एंड बी, दो स्फीयर कैसे ए एंड बी ऑफ सेम एरिया, सब कुछ सेम है, सेम एरिया, सेम मास, सेम मटेरियल। क्या क्या सेम है बच्चों? एरिया सेम है दो स्फीयर के, मास सेम है, मटेरियल सेम है। कल आप लोगों ने बोला था कि सर हमेशा, कल आप लोगों के दिमाग में आया होगा सर आप हमेशा टेम्परेचर और सराउंडिंग को सेम लेते हैं, तो अब मैं उसको भी डिफरेंट करता हूँ, देखिएगा। तो दोनों स्फीयर्स ए और बी है, इनके एरिया सेम है, मास सेम है, मटेरियल सेम है, और हीटेड कितने पे किए गए? हीटेड एट, ध्यान से सुनना, हीटेड एट 127 डिग्री सेल्सियस
and 220 degrees Celsius and are kept in surrounding at 27 डिग्री सेल्सियस। ध्यान से देखना तो मजा आएगा। ध्यान से देखना, एक ही बार में आपको कहानी समझ में आ जाएगी। मैंने बोला फाइंड द रेशियो ऑफ रेट ऑफ कूलिंग ऑफ ए टू बी, मतलब जो रेट मतलब जो रेट ऑफ कूलिंग ए की होगी और जो रेट ऑफ कूलिंग बी की होगी उसका रेशियो। अभी सिर्फ क्वेश्चन लिख लो, और जब दो क्वेश्चन साथ में लिखूंगा ना तो आपको समझ में आ जाएगा। सेम क्वेश्चन में टू स्फीयर, ध्यान सुनना, अभी लिख लो मेरे साथ साथ। अभी तो ए एंड बी सर ये ऑफ सेम क्वेश्चन है कौन सा? सर, ये ये जो आप लिख रहे हैं। हाँ, थोड़ा मैं बताऊंगा ना आपको, देख क्वेश्चन देख के क्या समझ में आएगा। अगर देखो भाई, नीट में तो वैसे मैं आपको नीट में पुराने नीट की क्वेश्चन बताऊं तो वो तो ब्रैकेट में लिख ही देते हैं। नीट में क्वेश्चन मुश्किल चूंकि नहीं आते ज्यादा, तो वो ब्रैकेट में लिख देते हैं कि यूज न्यूटन्स लॉ, यूज स्टीफन्स लॉ, बट कभी नहीं भी लिखते। तो मैं आपको ये क्वेश्चन बताऊंगा, तो इससे आपके दिमाग में अगर कोई सवाल हो कि सर न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग से निकालेंगे कि स्टीफन्स लॉ ऑफ कूलिंग से निकालेंगे, तो वो सवाल आपके दिमाग में बच्चों मिट जाएगा। वो सवाल सुनिएगा, टू स्फीयर ए एंड बी ऑफ सेम एरिया, सेम मास, सेम मटेरियल आर हीटेड टू, कहां तक हीट किया है? अब जो लोग छुट्टी पे मार रहे हैं बेटा वो दिक्कत पा रहे होंगे मुझे लगता है। आर हीटेड टू 37 डिग्री सेल्सियस एंड कितना डिग्री सेल्सियस एंड 47 डिग्री सेल्सियस एंड kept in surrounding 27 डिग्री सेल्सियस। फाइंड द रेट ऑफ, डायरेक्ट लिख दो, रेट ऑफ कूलिंग ऑफ ए अपॉन रेट ऑफ कूलिंग ऑफ बी का रेशियो बताना। लिख लो भाई। सर फर्स्ट क्वेश्चन के बाद आंसर के लिए जगह नहीं छोड़नी। दोनों साथ में कर लेंगे ना अपन, क्या दिक्कत है? इधर दोनों Okay. क्वेश्चन लिख लो, फिर दोनों का सॉल्यूशन लिख लेंगे अपन। सर कौन है? बोलो। सर श्रीसत, ऋषिकेश, यस सर। बोलो भाई। सर अगर न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग से किया स्टीफन लॉ ऑफ कूलिंग से किया, आंसर दोनों का सेम ही आएगा ना? नहीं नहीं, आंसर सेम नहीं आया। देखना ना अभी ये वाले क्वेश्चन समझ में आ जाएगा सेम आएगा कि नहीं आएगा। थोड़ा ठंड लग रही है हल्की सी यार। क्या ठंड है क्या? बारिश बहुत गिरी कल रात। नो सर। नहीं है? नागपुर में ठंड नहीं पड़ती यार थोड़ी ज्यादा। और बारिश भी। नागपुर का तो बहुत गंदा क्लाइमेट है यार, गर्मी गर्मी और कुछ लेकिन भी नहीं गर्मी रहती होती। तो बहुत ही रहती फिर। इंदौर सबसे अच्छी जगह रहने लायक भाई, यहाँ सब कुछ है, ठंड गर्मी बारिश सब मिलता है। यस सर। तुम लोग छोड़ो नागपुर नागपुर, इंदौर आ जाओ यार, कोई मतलब नहीं है इससे भी। क्या सर ऐसा कैसे नागपुर करेंगे? नागपुर में कोरोना भी बहुत ज्यादा है वैसे भी। चलो देख लिया, देखो भाई ये चू चू कौन आवाज कर रहा है। देखो भाई, अब इन क्वेश्चन को पढ़ते हैं और इन क्वेश्चन से समझते हैं कि फर्क क्या है। ये वाले पेन दिखते बहुत सुंदर है यार, है ना? यस सर। यस सर। सर 3 रुपए के लगते हैं, 3 रुपए के लगने नहीं। एक मिनट थोड़ा दूसरे पेन को मौका दें क्या? एक बार दूसरे वाले पेन से लिखते हैं किससे अच्छा लगता है। एक ये वाला भी लाया था मैं,
यूनोमैक्स, इसको ये पेन तो सब 2-3 रुपए के ही रहते हैं, बाकी जो पैसे लेते हैं मेरे को लगता है वो इसके कवर के लेते होंगे ना, ये वाले Yes, कवर कुछ sir. टाइप Yes, sir. यस सर, उससे तो चमकाने कम वाले के रहते। रहते हैं। देखो इस सब में तो निडिल तो वो 2 रुपए वाले पेन वाली है, ये सब निडिल तो वही है, बाकी 10-20 रुपए जो है वो इस कवर के देते हैं। देखो भाई, अब इसको पढ़ना, तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, तो दो स्पीयर हैं ए और बी। आप लोग एक काम करो, गोले खरीद ही लो यार, क्या अपन, क्योंकि बहुत गर्म कर रहे हैं बार बार, तो आप लोग गोले खरीद लो, और आप लोगों के घर पे गैस है, गैस पे रखो, करो मस्त जितना गर्म करना उतना, और रख रख के देखो रूम में कौन जल्दी ठंडा हो रहा है। ऐसा कर सर, सकते हैं कि नहीं प्रैक्टिकल गैस खत्म है? हुई जल्दी। अरे तो गैस की टंकी तो घर वाले देंगे ना, दिक्कत क्या है, एक लोहे का गोला ले लो और एक कॉपर का गोला ले लो, बड़े छोटे भी ले लो, दोनों को एक ही गैस पे गर्म करो, रूम में रख दो, और चेक करो भाई मेरी बात सही हो रही है कि नहीं हो रही है। दोनों के मास सेम ले लो, स्पेसिफिक हीट डिफरेंट सेम, जो भी लेना हो अपने फॉर्मूले से चेक कर लेना, किसकी रेट ऑफ कूलिंग ज्यादा है, किसकी रेट ऑफ कूलिंग कम। दोनों को एक रूम में 10 मिनट के लिए रख दो, 10 मिनट बाद हाथ रख के चेक कर लो कौन ज्यादा ठंडा हो गया, क्या बोलते हो? तो कर सकते हो वैसे आप लोग चाहो तो। 2 स्फीयर है ठंडा नहीं हुआ तो हमारा हाथ